हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियोस को आप इजीली एंजॉय कर सकते हैं और NS60 फेडरेशन लैब को आप इजीली घर की लैब में या फिर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर भी इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं अब इस लैब के अंदर आपके सामने दिखाना चाहता हूँ कि हमें आईपी स्कीम कैसे रखनी होगी, क्योंकि हमारे पास दो साइटें होंगी, साइट ए और साइट बी। तो साइट ए और साइट बी की आईपी स्कीम कुछ इस तरीके से रहने वाली है। साइट ए के ऊपर आपका जो मैनेजमेंट है, यहाँ पे वीलैन 10 है तो इधर वीलैन 100 है, वी मोशन का 20 है, यहाँ 120 रखा गया। साइट बी के ऊपर, साइट ए के ऊपर वीलैन 30 है तो साइट बी के ऊपर 130 रहेगा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने अपनी आईपी स्कीम मेंशन की है, जो कि आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा है। मुझे लास्ट की वीडियोस में बोला गया था कि आपने जो ये पीपीटीज बनाई हैं, क्या ये पीपीटीज आप शेयर कर सकते हैं। तो मुझे पीपीटी शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा। तो मैं इन वीडियोस की अपलोडिंग के टाइम पे मैं इसको स्पेसिफिकली अपलोड करूंगा, जिससे कि कोई भी यूज़र इसको डाउनलोड करना चाहें और अपनी घर की लैब के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करना चाहें तो कर सकते हैं और इस लैब को इम्प्लीमेंट अपनी इन्वायरमेंट में बना सकते हैं। तो ये हमारा जो आईपी स्कीम जो रहेंगी कुछ इसी तरीके से रहेंगी और इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट पीपीटी के अंदर आपको ये नज़र आएगा कि साइट ए के अंदर अगर हम बात करें तो इसको मैंने फुली तौर पे कम्प्लीटली इसको एक्सपेंड कर दिया है कि वीलन 10 जो हमारा है वो बेसिकली मैनेजमेंट का है। तो उसमें किस होस्ट को क्या आईपी रखना है, किसका आईपी कहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर होगा, वी मोशन में क्या रहेगा, स्टोरेज वीलन में क्या रहेगा, सर्वर मैनेजमेंट में क्या रहेगा आपका आईपी सीरीज़। सेम ऐसे ही होस्ट टैप, एज टैप और आर टैप में क्या आईपी सीरीज़ रहने वाली हैं साइट ए पे। सेम ऐसे ही साइट बी के लिए भी मैंने आईपी स्कीम कंप्लीट डिज़ाइन की है, जिससे कि आप जब प्रैक्टिकली हम लोग आपके साथ बैठकर कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं करेंगी कौन सा आईपी और कौन सा पर्टिकुलर होस्ट नेम किसके लिए रिजर्व किया गया है। तो ये साइट ए और साइट बी की डिटेल मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो अब आने वाली जो टपोलॉजी होगी वो किस तरह की होगी, तो हम इसको अब समझना चाहेंगे। टपोलॉजी को करने के लिए जो लेगेसी, जिसको हम अंडरले नेटवर्क भी बोल देते हैं, और इस नेटवर्क के अंदर हमारे जो भी डिवाइसेस होंगे वो हमारे विवोस के राउटर होंगे। और जैसे कि लास्ट वीडियोस में NS60 सिर्फ इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने विवोस के ही राउटर यूज़ किए थे, और विवोस के राउटर में दोबारा कंटिन्यूटी में यहाँ पे यूज़ करूँगा, बट यहाँ टपोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो टपोलॉजी कुछ इस तरीके से रहेगी। टॉप ऑफ में हमारा इंटरनेट होगा और इंटरनेट की कनेक्टिविटी करने के लिए हमारी साइट ए और साइट बी जो है वहाँ पर R1 और R2 राउटर होंगे। R1 राउटर की जो कनेक्टिविटी जाएगी वो इंटरनेट से जाएगी और R2 की भी कनेक्टिविटी इंटरनेट से जाएगी। तो इसीलिए जब अगर आपने मेरी टपोलॉजी देखी थी, जब मैं यहाँ पर आपको इस पीपीटी पे डिस्कस कर रहा, तो यहाँ पे R1 और R2 मैंने इस सर्वर नंबर ESXi सर्वर नंबर 3 पे ये VMs में बनाऊंगा और इनको के अकॉर्डिंगली आईपी एड्रेस असाइन करूंगा। तो यहाँ पे जो दो राउटर्स होंगे इनकी कनेक्टिविटी इंटरनेट की तरफ जाएंगी, बट जब हम लोग R1 राउटर की कनेक्टिविटी करेंगे तो उसको ट्रंक पोर्ट के थ्रू हम लोग पास करेंगे कि जो भी वीलैन से आईपी यहाँ पे मिलेगा हमें लेगेसी नेटवर्क से, वो DHCP से मिलेगा, बट मैं DHCP को डिसेबल करके यहाँ पे मैनुअल आईपी असाइन करूँगा दोनों साइट के लिए। तो दोनों साइट पे इनका अलग अलग काइंड ऑफ एक इंटरनेट हो गया, जिससे कि दोनों साइटों में से अगर एक साइट का इंटरनेट बंद भी हो जाता है तो दूसरी साइट से इनका ट्रैफिक चालू हो सकता है। बट हमारी जो टपोलॉजी रहेगी वो फेडरेशन इन्वायरमेंट है, तो दोनों एंड के लिए डेडिकेटेड इंटरनेट कनेक्शन रहेगा, तो जो मैं इस टपोलॉजी में डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ। R1 साइट साइट ए के अंदर जो R1 राउटर है और साइट बी के अंदर जो R2 राउटर है, इनके बीच में P2P लिंक होगा। अगर मेरा यहाँ पे कोई भी कोई पर्टिकुलर VM यहाँ से साइट ए से साइट बी पे कम्युनिकेशन करना चाहती है तो वो ट्रैफिक R1 से R2 के बीच में आएगा, जिसका मैंने लिखा P2P लिंक, और इसको एक सबनेट दिया और उसके ऊपर ये ट्रंक होगा जो कि इस पे सारे सारे VLAN ट्रैफिक अलाउड होगा, और ये इसी लिंक के ऊपर L3 इंटरफेस हमारा कन्फिगर होगा। फिर R1 की कनेक्टिविटी नीचे R1.1 से जाएगी और सेम ऐसी R2 की भी कनेक्टिविटी भी यहाँ पे R2.1 से जाएगी।
R.2.1 की कनेक्टिविटी फिर एक ईथरनेट के साथ होगी, ये भी ट्रंक पे होगा, और R1 से R1.1 के बीच में भी ये ट्रंक पोर्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादातर कोशिश किया कि मेंशन करने के लिए कि जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे वीवोस राउटर को, तो उसमें जो इंटरफेस आप उठाओगे तो उनको कौन से पोर्ट ग्रुप का मेंबर बनाना है। तो यहाँ पे हम पोर्ट ग्रुप का मेंबर ट्रंक पोर्ट ग्रुप का बनाएंगे, हर जगह ट्रंक ज़्यादातर ट्रंक बनाया जा रहा है, बट R1.1 के ऊपर हमें एक बनाना होगा VLAN 5 जो कि एज ए सर्वर मैनेजमेंट है। और यहाँ पर इनके सर्वर्स जो है, ये सर्वर्स जो रहेंगे कॉमन सर्वर्स होंगे जो कि आपके साइट ए को भी एक्सेस करेंगे और साइट बी को भी एक्सेस करेंगे। जैसे कि आपका स्टोरेज है, साइट ए के लिए भी यूजेबल होगा, साइट बी के लिए भी यूजेबल होगा। डोमेन कंट्रोलर है, वो साइट ए के लिए भी यूजेबल होगा, साइट बी के लिए भी यूज होगा। जंप सर्वर है, वो आपकी दोनों साइट को एक्सेस कर पाए, इसीलिए मैंने इनको अलग रखा है जो कि VLAN 5 सर्वर मैनेजमेंट में होगा। क्योंकि जब अगर आप मेरी आईपी स्कीम देखेंगे तो उसके अंदर ये मैंने मेंशन किया हुआ है कि VLAN 5, यहाँ पे आपको VLAN 5 आएगा जो R1 की कनेक्टिविटी मैनेजमेंट सर्वर से है, और ये बेसिकली आपका क्या है, एक सबनेट 10.0.5.128 का है। तो इस इन्वायरमेंट में आपको ये नज़र आएगा कि 10.0.5.128 का सबनेट है जो कि इसकी कनेक्टिविटी इस R1 राउटर के साथ की हुई है। अब उसके बाद बारी आती कि जितने भी हम लोग अलग अलग VLAN के अकॉर्डिंगली इनके आईपी सबनेट्स बनाएंगे। जैसे मैनेजमेंट के लिए अलग बनेगा, वीमोशन के लिए अलग होगा, स्टोरेज के लिए अलग होगा, होस्ट टाइप, एज टाइप, आर टाइप के लिए होगा। तो इनको भी गेटवे की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि साइट ए को साइट बी से कम्युनिकेशन करना है तो डेफिनेटली हर जगह आपके पास गेटवे आईपी कन्फिगर होना चाहिए और उनके बीच में गेटवे डिवाइसेस के ऊपर राउटिंग होनी चाहिए, तभी वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि साइट ए के अंदर R.1.1 की कनेक्टिविटी एज ए ट्रंक होगी जो कि ईथरनेट 4 होगा। तो ईथरनेट 4 को मैंने यहाँ पे क्या किया है, अलग अलग VLAN के अकॉर्डिंगली सब इंटरफेस में डिवाइड किया है। जैसे कि आपको ईथरनेट 4 VIF वर्चुअल इंटरफेस बनाया 10, जो कि 10 इज़ ए VLAN आईडी। उसके बाद उसको डिस्क्रिप्शन दी है, देन उसको एक आईपी असाइन किया है। फिर ऐसे ईथरनेट 4 को मैंने कंटिन्यू किया। अब VLAN नंबर 20 की बारी आई, वीमोशन VLAN नंबर 20 और उसको एक आईपी सीरीज दी। ऐसे ईथरनेट नंबर 4 को कंटिन्यू किया, VLAN नंबर 30 की सीरीज का vSAN VLAN 30 है और इसको भी एक आईपी दिया। सेम ऐसे ही सेम इंटरफेस पे VLAN 40 रखा, उसको भी हमने आईपी दिया। VLAN 45 रखा, एस टाइप के लिए रखा, और VLAN 50 रखा हम लोगों ने इसके लिए आर टाइप के लिए रखा है। सेम ऐसे वाइस वर्सा हम लोगों ने R2.1 के लिए भी किया, वहाँ पे भी ट्रंक पोर्ट होगा और ईथरनेट 4 के साथ कनेक्टिविटी होगी। 100 होगा वो मैनेजमेंट VLAN के लिए होगा, 120 VLAN नंबर होगा वीमोशन के लिए। अगर आपको इन नंबर्स के अकॉर्डिंग देखना है तो आप अपने स्क्रीन शीट पर आकर देख सकते हैं किसको मैंने क्या आईपी दिया। मैनेजमेंट VLAN 100 को मैंने एक आईपी यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्चुअल आईपी, तो यहाँ पे मैं एक्चुअल में यहाँ पे इस इन्वायरमेंट के अंदर मैं VRRP और HSRP कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो जो डायरेक्टली मेरा जो पहला फर्स्ट आईपी होगा जिसको मैंने वर्चुअल आईपी लिखा है, वही आईपी मेरा एज ए गेटवे बनेगा। तो हर जगह जहाँ जहाँ पर आपको वर्चुअल आईपी नज़र आ रहा है वो एज ए गेटवे आईपी बनेगा। तो यहाँ पे आप टपोलॉजी में देख सकते हो कि VLAN 100 के अंदर 100.1 आता है, 120 वाली VLAN में 120.1 आएगा, 130 में 131 आएगा। तो ये सेम एज इट इज़ हम लोगों ने कन्फिगर किया। तो कहने का मतलब ये कि लेगेसी जो नेटवर्क है जिसके अंदर हमारे ESXi सर्वर्स होंगे, ESXi सर्वर्स आपका मैनेजमेंट के साथ भी कनेक्ट होगा। ESXi सर्वर के लिए आप vMotion भी VM कर्नल कन्फिगर करोगे, उसको भी गेटवे की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप होस्ट नोड से आप कोई ट्रैफिक ट्रांसमिट कर रहे हैं, सॉरी एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसमें गेटवे की जरूरत तो नहीं पड़ती है क्योंकि सेम VLAN के अंदर है। अगर आपने डिफरेंट VLAN आईडी डिफाइन किए तो डेफिनेटली गेटवे की रिक्वायरमेंट होती है, बट हम गेटवे आईपी पहले से लेके चल रहे हैं। vSAN के लिए भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट vSAN के लिए मैंने डाल दिया। होस्ट टैब के लिए रिक्वायरमेंट है, एज टैब के लिए रिक्वायरमेंट है, और आर टैब के लिए तो रिक्वायरमेंट है ही। तो ये मैंने इसीलिए सबके गेटवे यहाँ पे असाइन कर दिए हैं। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम क्या करेंगे, मेरे को लास्ट वीडियोस चैनल्स पे जब मैंने अपलोड की थी तो किसी एक यूज़र ने मुझे बोला था कि आपने कॉन्फ़िगरेशन इसकी वीवोस राउटर की आपने शेयर नहीं की है। तो मैं उनके लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि मैंने इसी पीपीटी के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, और आगे जो NSXT सिंगल साइट की जो इंस्टॉलेशन होती है, जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें भी यही सेम कॉन्फ़िगरेशन मैंने डाली है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है, बाकी 90% कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। जैसा कि आपको यहाँ पे वीवोस राउटर नंबर R1 साइट ए के लिए है, और ये साइट
टू के लिए साइड बी के लिए R2 राउटर है जिसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और मैंने इसको मेंशन भी किया कि हम पहले क्या क्या सर्विसेज कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं और किसका क्या मतलब है, वो सारी यहाँ पे आपको इजीली आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे स्टेप नंबर 0 में क्या नाम रखना है, सर्विसेज हमने SSH इनेबल की है, इंटरफेस को IP एड्रेस कैसे देना है, ये सारा का सारा मेंशन किया हुआ है। कॉन्फ़िगर कैसे करना है आपको इंटरनेट राउटर, ये जो राउटर हमारा जो रहने वाला है वो ये राउटर R1 राउटर ये है। इन दोनों राउटर्स की बात की जा रही है जो कि इस PPT के अंदर। देन उसके बाद एक हम स्टैटिक रूट देंगे इंटरनेट की तरफ जाने के लिए। देन उसके बाद नेटिंग कॉन्फ़िगरेशन रहेगी स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 4 के अंदर। और देन उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दें कि कौन सी फायरवॉल पॉलिसी, क्योंकि इसमें फायरवॉल पॉलिसी का तो अभी सच हम कोई सिक्योरिटी रूल्स नहीं लगा रहे हैं, बट अभी मैं एनी टू एनी खोलकर इसको परमिट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सिक्योरिटी रूल्स अगर लगाना है तो उसका टोटली अलग वीडियो बनेगा। वीवोज राउटर पे सिक्योरिटी लगाना उसका वे कैसे रहता है वो सारा आपको उसमें समझ आएगा। देन उसके बाद BGP कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, क्योंकि NSXT फेडरेशन इन्वायरमेंट के लिए मैंडेटरी है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जो कि 3.1.0 तक अभी तक जो अपडेट आया है उसमें आपको स्टैटिक राउटिंग और आपको डिफ़ॉल्ट राउटिंग प्लस आपको डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल खाली BGP मिलता था। बट जो NSXT 3.1.1 का जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें OSPF वर्जन 2 को भी सपोर्ट में ऐड कर दिया गया है। तो आप अपने इन्वायरमेंट में अगर OSPF वर्जन 2 यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट 99% जो रोबस्ट प्रोटोकॉल माना जाता है जो पूरे वर्ल्ड में चलता है इंटरनेट क्लाउड पे, वो BGP चलता है। तो जहाँ पर आपका फेडरेशन इन्वायरमेंट होगा तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि BGP ही यूज़ करना चाहिए, जो कि एक तरीके से काफ़ी बड़ा प्रोटोकॉल है और उसकी आपको प्रैक्टिस भी होगी और आपको उसकी फीचर्स के बारे में पता लगेगा, जो कि OSPF में एक लिमिटेड फीचर्स के साथ वो काम करता है, जो कि विद इन एक काइंड ऑफ ऑटोनॉमस बोल सकते हो, बट ये डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम में काम करने वाला एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। सेम ऐसे ही R2 राउटर की तरफ देखें तो उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी की गई। स्टेप 0 के अंदर होस्ट नेम और वीवोस राउटर पे SSH सर्विसेज इनेबल की गई है। इंटरफेस के IP एड्रेस कैसे दिए जाएंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको डिफ़ॉल्ट राउटिंग दी गई है टूवर्ड्स इंटरनेट की तरफ। नेटिंग के लिए स्टेप 3 और स्टेप 4 रखा गया है। फायरवॉल पॉलिसी स्टेप 5 के अंदर परमिट करके बताया गया कि सारी पॉलिसी आपको परमिट करनी होगी, और स्टेप नंबर 6 के अंदर आपको BGP कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है ये सारा रहेगा। देन उसके बाद जब आप ये R1 और R2 राउटर यहाँ कन्फिगर कर लेते हैं तो देन उसके बाद नीचे के दोनों राउटर्स को भी कन्फिगर करना होगा, R1.1 को और R.2.1 को भी कन्फिगर करना होगा। तो इसकी सेकंड PPTs में आपको नजर आएगा R1.1 और R2.1 के अंदर। तो जैसे कि स्टेप 0 के अंदर आपको होस्ट नेम यहाँ नजर आएगा, सर्विसेज नजर आएंगी, इधर भी आपको होस्ट नेम और सर्विसेज नजर आएंगी। देन उसके बाद स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको सारे इंटरफेस को IP देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ईथरनेट 1, ईथरनेट 2 और ईथरनेट 3। अगर हम ईथरनेट 1 और 2 और 3 को देखें तो कौन से इंटरफेस है, ईथरनेट 3 हो गया जो ऊपर की तरफ जा रहा है। ईथरनेट 1 एंड 2 ये आपके टायर 0 के साथ कनेक्टिविटी बनाएंगे जो कि एज नोड की कनेक्टिविटी होगी, और ईथरनेट 4 जिसके ऊपर आपने सब इंटरफेस बनाकर इसमें हर VLAN के साथ आपने उसको मैप किया है। तो अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो ईथरनेट 4 के काफ़ी सारे इंटरफेस हैं जो कि अलग अलग VLAN के साथ एसोसिएट किए गए। सेम वाइस वर्सा साइड B के लिए भी यही हुआ है, होस्ट नेम, SSH, इंटरफेस के IP एड्रेस और ईथरनेट 4 को भी यहाँ पे भी क्या किया गया है, सब इंटरफेस में डिवाइड किया गया और हर सब इंटरफेस के साथ VLAN ID और उनके IP एड्रेस मैप किए गए हैं। देन उसके बाद BGP कॉन्फ़िगरेशन यहाँ डाली गई है, तो BGP कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे एज इट इज़ रखी गई है, तो आप यहाँ BGP कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। और ये जो टपोलॉजी होगी कुछ इस तरीके से फाइनली स्टेज पिक्चर में आके खड़ी होगी कि ऊपर से जो इंटरनेट है उसका ट्रैफिक R1 राउटर पे, R2 राउटर पे आता है। R2 राउटर जो होगा साइड B के लिए होगा जिसका एक डेडिकेट ऑटोनॉमस सिस्टम 65117 होगा, और इसका ऑटोनॉमस सिस्टम होगा प्राइमरी साइट का 65116 जिसको हम साइट E के नाम से आइडेंटिफाई करेंगे। और देन इसकी कनेक्टिविटी नीचे R1.1 के साथ जाएगी। R.1.1 की कनेक्टिविटी ईथरनेट 4 से लेगेसी नेटवर्क के साथ होगी, जो कि मैंने इस डायग्राम में नहीं शो किया, जो कि एक तरीके से हाइड रखा है। ये NSXT फेडरेशन के अकॉर्डिंगली एक लॉजिकल फ्लो बनाना मैं यहाँ दिखाना चाहता था आपके साथ। सेम ऐसी R2 राउटर की भी कनेक्टिविटी भी यहाँ के एक लेगेसी नेटवर्क से होगी, जो कि आपकी जैसे कि अभी हम लोगों ने कुछ मिनट पहले हमने इसको स्टडी किया है। देन R1.1 और R2.1 की कनेक्टिविटी यहाँ पे एक स्ट्रेच T0 से होगी, जिसको हम स्ट्रेच इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साइड A और साइड B के बीच में ये स्ट्रेच होगा T0, T1 और सेगमेंट्स होंगे।
और ये जो इन्वायरमेंट होगा साइट ए के ऊपर जो आप स्ट्रेच बनाएंगे और साइट बी के ऊपर जो स्ट्रेच बनाएंगे, दोनों एंड का जो ऑटोनॉमस सिस्टम होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बीजीपी इनके लिए सेम चलेगी। बट जैसा कि आप देख पा रहे हो, एज नोट 01 02 ये साइट ए के लिए पे कन्फिगर होंगे, एज नोट 3 और एज नोट 4 ये साइट बी के लिए कन्फिगर होंगे। तो साइट 1 के लिए जो रहेगा उसमें अपलिंक 1 और अपलिंक 2 रहेगा और उनको डेडिकेट आईपी से कन्फिगर किया जाएगा। ऐसे ही हम लोग साइट बी के लिए भी हम लोगों को एज नोट 3 प्राइमरी लिंक अपलिंक माना जाएगा और ये सेकेंडरी माना जाएगा, और देन स्ट्रेच नीचे यहाँ पे कनेक्टेड होगा। तो आने वाली वीडियो के अंदर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले करेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन करने के साथ साथ मैंने कुछ प्री कॉन्फ़िगर पहले से किया हुआ, जैसे ESXi सर्वर मैंने साइट ई के ऊपर डिप्लॉय किया, vCenter सर्वर मैंने डिप्लॉय कर रखा है पहले से ही। उसमें हम लोग कल जो करने जाएंगे NSX मैनेजर कैसे करेंगे। हाँ, एक और चीज़ रहेगी, जो मैनेजमेंट सर्वर्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, जो R1 की कनेक्टिविटी यहाँ पर इन सर्वर्स के साथ है, तो ये भी मेरे सर्वर्स रेडी हैं, जिसमें डोमेन कंट्रोलर, ओपन फाइलर स्टोरेज और जंप सर्वर ये भी पहले से ही कॉन्फ़िगर है। तो मुझे अब आने वाली लैब के अंदर एक तो मुझे कॉन्फ़िगर करना है साइट ए के अंदर, एक तो लोकल मैनेजर और ग्लोबल मैनेजर कॉन्फ़िगर करना होगा। साइट बी के ऊपर हमें पूरा कंप्लीट फ्रेश इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, ESXi सर्वर्स डिप्लॉय करने हैं, vCenter सर्वर बनाना है हम लोगों को, देन उसके बाद हमें लोकल मैनेजर और ग्लोबल मैनेजर बनाना है, और देन इनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन कराएंगे RTAP के थ्रू, और देन NSXT फेडरेशन इन्वायरमेंट को स्लोली हम आगे बढ़ाते जाएंगे और उस चीज़ को हम आगे प्रोसीड में करेंगे। तो ये जो आने वाली जो वीडियोस हैं उसके अंदर हम लोग अब प्रैक्टिकल की तरफ मूव करने वाले हैं, तो मैं आपको एक एक करके हर प्रैक्टिकल लैब्स की तरफ लेके जाऊंगा, जिससे कि आपको इस टोपोलॉजी को समझने के बाद आपको उसको प्रैक्टिकली करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बट जब भी आप कोई भी प्रैक्टिकल करने जाएं तो सबसे पहले आप अपना एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर लो। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि आप टोपोलॉजी डिज़ाइन कर लो, IP स्कीम बना लो, किस तरीके से करना है उसको उसी के अकॉर्डिंगली उस डिज़ाइन में लेके जाओ। तो ये हम फेडरेशन इन्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहला जो स्टेप होता है वो फेडरेशन इन्वायरमेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। स्ट्रक्चर का मतलब हमें ग्लोबल मैनेजर, लोकल मैनेजर, इनके बीच में कम्युनिकेशन RTAP से करानी होगी। जब ये कंप्लीट डेडिकेटली क्रिएट हो जाएगा तो स्टेप नंबर 2 होगा कि हमें यहाँ पे टीयर 0 टीयर 1 क्रिएट करने हैं। तो किस के अकॉर्डिंगली करने हैं, तो यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, साइट आप एक्टिव रखना चाहते हो या एक्टिव स्टैंड बाई रखना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपके डिसीजन होंगे। और वैसे ही जैसे ही आप उसको एक्टिव रखोगे तो उसके फीचर्स में भी डिफरेंस आ जाएगा, उसकी सर्विसेज में डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप एक्टिव स्टैंड बाई रखते हो तो उसकी सर्विसेज में आपको फीचर्स डिफरेंट मिलेंगे। तो ये चीज़ें हम लोग आने वाली लैब के अंदर डिस्कस करेंगे कैसे रहेगा। और ये जितनी भी चीज़ें अगर आपको जहाँ पे भी कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे ब्लॉग में या फिर कोई भी एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको उस चीज़ का आंसर दूंगा। और ये जो वीडियोस रहेंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको अब मैं कॉन्फ़िगरेशन लैब की तरफ लेके जाऊंगा, जिसमें मैं अपनी सेटअप करूंगा, पहले अपने राउटर्स और अपना ग्लोबल मैनेजर और लोकल मैनेजर साइट ए के ऊपर जो कॉन्फ़िगर करना है वो हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन पार्ट अब शुरू करने जाएंगे। थैंक यू।